Guys, my name is Chandrasekhar Barola and I am a chartered accountant. And these are lecture sessions of information system audit. The intent of this exercise is to make the course material easy, understandable, use it for chartered accountants, so that chartered accountants can easily understand it. और कहीं कोई वो स्टडी मटेरियल पढ़ते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन लेक्चर सेशंस को देख सकते हैं और ईज़ी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि हमारी स्टडी में बिगनर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का के लिए एक सीरीज़ वे में मटेरियल नहीं दिया हुआ है, एक रेगुलर वे में मटेरियल नहीं दिया हुआ है, उसमें वहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो माई नंबर इज़ 9899123008. In case of any feedback, you can contact me in this particular number, or you can, if there is a need for professional help in and around Delhi, you can also call me up. तो सब आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था नेटवर्क डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस. तो आज हम पढ़ेंगे बैकअप, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले, इससे पहले हम बैकअप स्टार्ट करें तो बैकअप और आर्काइविंग के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं. बैकअप और आर्काइविंग बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है. लगता सेम ही है. अगर आप कोई डेटा आर्काइव कर रहे हो या डेटा बैकअप कर रहे हो तो वो लगता सेम है, क्योंकि दोनों में कॉपी लेनी पड़ेगी डेटा की, लेकिन उनके इंटेंट अलग अलग है. जो बैकअप है वो रिकवरेबल है, जो आर्काइव है वो एक्सेसिबल है व्हेनेवर नीड बी. यानी कि बैकअप, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास बैकअप होना चाहिए. और आर्काइवेबल ये है कि आपके पास एक्सेसिबल होना चाहिए जब उसकी नीड हो. तो आर्काइवेबल जो आर्काइव्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे जाते हैं, 7 साल 8 साल. उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इजी रिकवरी हो, वो पड़े रहते हैं, उसको निकालने में टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्लाइंस पर्पस वगैरह के लिए वो रख लिए जाते हैं और इनएक्टिव होते हैं. तो अगर कहीं पर डिज़ास्टर हो रहा है, अगर हमारा इंटेंट ये है कि डिज़ास्टर रिकवरी करनी है, तो वहाँ बैकअप्स रखे जाएंगे. ये अगर डिज़ास्टर होगा, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, डेटा करप्ट हो गया, तो क्या करेंगे? तो बैकअप रखेंगे. अगर कंप्लाइंस पर्पस से कोई चीज़ लंबे तौर पर रखनी है, इनएक्टिव रखनी है, तो उसे कहेंगे आर्काइव्स. बैकअप का इंटेंशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आर्काइव्स का इंटेंशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 8 साल तक डेटा रखना पड़ता है, तो वो आर्काइविंग हो जाएगा. बैकअप के लिए शॉर्ट टर्म के लिए रखना पड़ता है. तो बैकअप में कॉपी रखी जाती है. आर्काइव में क्या है, पूरा का पूरा डेटा मूव कर दिया जाता है, प्राइमरी डेटा मूव कर दिया जाता है, और बैकअप में सेकेंडरी कॉपी रख दी जाती है. तो ये बेसिकली डिफरेंस है. कई जगह पर क्या होता है, आर्काइविंग और बैकअप एक ही तरीके से यूज़ करते हैं लोग और उसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इंटेंट दोनों का अलग अलग है. बैकअप का जो कंटेंट है आपका वो है कि बेसिकली डेटा रिकवरी, कहीं पर डिज़ास्टर हो तो आपके पास रिकवरी होनी चाहिए. यानी कल तक का भी डेटा हो, कहीं कोई आपने टेली में एंट्री डाली, कल तक की डाली, तो अगर ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो होना चाहिए. और आर्काइव्स का जो है, एक बार आपने साल के फाइनल अकाउंट्स रख लिए और फिर से आगे वो 8 साल तक आप रखते रहते हो. तो बैकअप और आर्काइव्स में ये डिफरेंस है. तो अब हम चलते हैं डेटा बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजीज़ में. तो बेसिकली हमारी स्टडी में 5 दी हुई हैं: नॉर्मल बैकअप, कॉपी बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और डेली बैकअप. नॉर्मल बैकअप सबसे ईजीएस्ट होता है. नॉर्मल बैकअप में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा डेटा उठा कर रख देते हैं, बैकअप के रूप में रख देते हैं. यानी आज का डेटा आपने पूरा का पूरा उठाया और नॉर्मल बैकअप ले लिया, तो उसे नॉर्मल बैकअप कहते हैं. उसमें सिंपली पूरा का पूरा डेटा उसको रख दिया जाता है. तो मतलब सिंपल बैकअप, एवरीथिंग सेलेक्टेड टू बी बैकअप. जो भी आपको डेटा बैकअप करना है उसका पूरा पूरा बैकअप ले लीजिए. नॉर्मल बैकअप ईजियर टू रिस्टोर होते हैं, क्योंकि जैसे आज का डेटा है, कल आया आपने प्रॉब्लम देखी तो उस डेटा को रिस्टोर कर दिया. नॉर्मल बैकअप को फुल बैकअप्स भी कहा जाता है. नॉर्मल बैकअप कह दीजिए या फुल बैकअप कह दिया जाता है. और ये क्या होता है, क्रिटिकल सिस्टम्स के होते हैं, जो मतलब अगर मान लिया सपोज क्रिटिकल सिस्टम है और उन डेटा फाइल्स हैं, उन्हें एक ही बार में हमें बैकअप करना है, सिंगल ऑपरेशन में बैकअप करना है, तो उसे नॉर्मल बैकअप लिया जाता है. कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ईजी होता है, और पूरा का पूरा बैकअप चला दो. लेकिन जहाँ डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका समझ लीजिए डेटा फेसबुक के बराबर का है, वहाँ पर अगर हर चीज़ का रोज़ बैकअप लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो वहाँ 100% बैकअप, फुल बैकअप नहीं लिया जा सकता. तो जहाँ डेटा कम होता है, जहाँ पर क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर
आपका सिंगल ऑपरेशन में डेटा बैकअप कर दिया जाता है। तो अगर मान लिया सपोज डेटा करप्ट हो गया तो आप क्या करते हैं कि मोस्ट रीसेंट नॉर्मल बैकअप कॉपी को लगा देते हैं। अगर आपके पास 3 कॉपी हैं, जैसे एक सन फादर ग्रैंडफादर स्ट्रेटेजी आपने यूज़ करी है, 3 टाइप की बैकअप स्ट्रेटेजी में 3 टाइप के बैकअप्स हो गए, तो उसमें क्या करते हैं सन को आप लगाएंगे। और अगर कोई पुराने बैकअप्स वगैरह लगे हुए हैं, आप कई बैकअप्स रखते हैं तो उसको नहीं लगाएंगे, बल्कि अभी का बैकअप लगाएंगे और सारा सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कॉपी बैकअप। कॉपी बैकअप क्या होता है कि नॉर्मल बैकअप की कॉपी ले लेते हो तो कॉपी बैकअप होता है। फॉर एग्जांपल आप मंथली अकाउंट्स जो है टैली रोज बैकअप करते हो, एक एडिशनल आप मंथ के एंड में भी आपने एक नॉर्मल बैकअप लिया, उसके साथ एक एडिशनल कॉपी भेज दी और उसको आर्काइविंग और रिपोर्टिंग के लिए भेज दिया। तो आर्काइविंग मैंने बताया कि एक तो नॉर्मल कॉपी रखी है आपने डिज़ास्टर रिकवरी के लिए और एक कॉपी रखी है आपने आर्काइविंग के लिए। तो आप जो कॉपी बैकअप होगा वो कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल बैकअप कर रहे हैं तो जो पुराना बैकअप है उसमें आर्काइव बिट आप हटा देते हो कि जो रीसेंट कॉपी है उसी को रख देते हो। पिछली वाली जो कॉपी है उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो कॉपी बैकअप है वो आर्काइव बिट को नहीं मॉडिफाई करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कॉपी बैकअप जो है कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है बैकअप साइकिल में। तो इसका मतलब ये है कि कॉपी बैकअप एक एडिशनल कॉपी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, नॉर्मल बैकअप हर चीज़ का बैकअप ले रहे हो, आप रोज़ ले रहे हो या जो भी इंटरवल है उसमें आप एक नॉर्मल बैकअप ले रहे हो। कॉपी बैकअप जो है उसको बिना इंटरप्ट करते हुए आपका अपना साइकिल है उसमें आप यूज़ करते हो। तो कॉपी बैकअप जो है जनरली यूज़ नहीं की जाती है जब रिस्टोरेशन ऑफ फाइल होती है, तो उस टाइम पर नॉर्मल बैकअप ही यूज़ किया जाता है। वो बेसिकली कॉपी बैकअप का काम जो है आर्काइविंग के लिए हो जाता है। तो हाँ, डेटा बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटेजी में हमने 2 चीज़ पढ़ी, कॉपी बैकअप और नॉर्मल बैकअप। नॉर्मल बैकअप यानी फुल बैकअप, कॉपी बैकअप एक एडिशनल बैकअप, वो भी एक तरह से फुल बैकअप ही है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का फुल बैकअप हो गया। तो ये दोनों एक ही चीज़ थी। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। तो इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि आप पहले तो नॉर्मल बैकअप लेते हो, डिफरेंशियल बैकअप में भी नॉर्मल बैकअप लेते हो, लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि जो फाइल्स चेंज होती रहती हैं रोज उनका इंक्रीमेंटल बैकअप लेते रहते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ें इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप यानी बैकअप इंक्रीमेंटल होता चला जाता है, और जिस समय डिजास्टर होता है उस समय सारे इंक्रीमेंटल बैकअप्स आपको चाहिए होते हैं। तो वैसे आजकल जनरली इंक्रीमेंटल बैकअप ही यूज़ होता है, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल बैकअप में एक भी फाइल बीच में गायब हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सपोज़ थोड़ी देर के लिए ये है कि हमारा कंपनी है उसमें 15 दिन में हम फुल बैकअप लेते हैं, नॉर्मल बैकअप लेते हैं। फुल बैकअप या नॉर्मल बैकअप ये सेम चीज़ होती है। तो नॉर्मल बैकअप जब हम लेंगे उसके बाद इंक्रीमेंटल बैकअप्स लेते रहेंगे, यानी जो फाइल में चेंजेस आते रहे उस फाइल को बैकअप करते रहेंगे। आज तक तो ये तक भी हो गया है कि जो बाइट्स में चेंजेस आए हैं वो वाले बैकअप, लेकिन वो उन्हीं का बैकअप हम लेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजी हमारे इसमें स्टडी में नहीं दी हुई है। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होगा, जो फाइल है जैसे 500 फाइल है उसमें से जो फाइल में चेंजेस आए उसका हम इंक्रीमेंटल बैकअप ले लेंगे। मालूम पड़ा हर रोज़ जो एक बैकअप हम रख रहे हैं और जो चेंजेस हैं वो हम अपने पास रख रहे हैं। तो 15वें दिन जो है, अगर 14वें दिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो नॉर्मल बैकअप प्लस इन 14 दिन की जो बैकअप्स हैं वो इंक्रीमेंटल बैकअप्स वो हमें चाहिए होंगे, और हर एक को हम रिस्टोर करेंगे और फाइनल चीज़ हमारे हाथ में आ जाएगी। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर एक फाइल भी लूज़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में इंक्रीमेंटल बैकअप यूज़ किया जाता है। कि इंक्रीमेंटल बैकअप इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको रखना इजी है। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में फाइल डेटा इंटीग्रिटी मेथड्स इतनी पावरफुल हो गई कि बीच का डेटा गायब होना बहुत मुश्किल है। एक तो आपका सिस्टम करप्ट हो और उसी टाइम पर अगर आप राइट प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो होना बहुत मुश्किल है। तो इंक्रीमेंटल बैकअप जो है उन केसेस में आपका सारे बैकअप्स आपको चाहिए फाइल को रिस्टोर करने के लिए।
यानी इंक्रीमेंटल बैकअप में नॉर्मल बैकअप होता है, हर रोज़ एक बैकअप होता है। फर्स्ट डे का बैकअप हो गया, सेकंड डे फिर दूसरा जो पिछले से चेंज, एक दिन के बाद जो फाइलें चेंज हुई फिर सिस्टम देखेगा, वो आरे बैकअप लेगा। उसके बाद दूसरे दिन वो देखेगा कि क्या फाइल चेंज हुई, दूसरे दिन की सुबह जो सिस्टम देखेगा कि क्या फाइलें थी, और शाम को देखेगा क्या फाइलें चेंज, कौन कौन सी फाइल्स में चेंज आया, उसको बैकअप रखेगा। फिर चौथे दिन सुबह देखेगा कि जो फाइलें चेंज हुई हैं उनको फिर मॉडिफाई हुई हैं उनका बैकअप ले लेगा। इसी तरीके से वो बैकअप लेता चले जाएगा, और फाइनली 14 दिन तक 14 फाइल्स प्लस ओरिजिनल फाइल होगी, और 15वें दिन जो है फिर से फुल बैकअप ले लिया जाएगा। तो पिछली फाइल्स की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, नॉर्मल बैकअप ले लिया जाएगा, फुल बैकअप ले लिया जाएगा, तो पुराने की फाइल नहीं रही। तो इस तरह से ये साइकिल चलती जाएगी, लेकिन कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आपको सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ और, जो इंक्रीमेंटल बैकअप है वो आजकल चलता है, वो इजी है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल बैकअप प्लस इंक्रीमेंटल बैकअप जो है वो कम टाइम लेता है डिफरेंशियल बैकअप के मुकाबले में, और कम स्टोरेज स्पेस भी कम लेता है। अगर आप रोज़ बैकअप्स रख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वो है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेशन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंशियल बैकअप से ये ज़्यादा थोड़ा सा टीडियस है, कॉम्प्लेक्स है। आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो इजीली ये काम कर लेते हैं ऑटोमेटेड, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियल बैकअप में। डिफरेंशियल बैकअप जो है नाम सेम टाइप है, लेकिन डिफरेंशियल बैकअप थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है कि उसमें वो नॉर्मल फाइल होती है, उसके बाद कम्युलेटिव बैकअप लेता है। यानी पहले दिन जो होता है वो इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप सेम हो जाता है। जब नॉर्मल बैकअप ले लेंगे उसके बाद का पहला दिन इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकंड डे से डिफरेंस आना चालू होता है। जहाँ नॉर्मल बैकअप उतनी ही फाइल्स का बैकअप रखता है जो चेंजेस हुई हैं सेकंड डे में, डिफरेंशियल बैकअप जो है दोनों का डेटा रखता है। यानी कि अगर हमारे पास 10 फाइल है और पहले दिन फाइल नंबर 1 और 2 चेंज हुई है तो इंक्रीमेंटल बैकअप जो है 1 और 2 रखेगा, और डिफरेंशियल बैकअप भी 1 और 2 रखेगा। अगर फाइल दूसरे दिन 3 और 4 हो गई तो इंक्रीमेंटल बैकअप जो है और 3 और 4 रखेगा, लेकिन डिफरेंशियल बैकअप 1 2 3 4 फाइल रखेगा। तो डिफरेंशियल बैकअप जो है वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगाता है जिस समय आप बैकअप कर रहे होते हो। लेकिन रिकवरी में क्या होता है, फाइनल फाइल चाहिए होती है केवल, क्योंकि जो 14वें दिन जो है वो पूरे 14 दिन का कम्युलेटिव बैकअप उसके पास होता है। तो नॉर्मल बैकअप या फुल बैकअप की फाइल लीजिए और फाइनल डिफरेंशियल बैकअप की फाइल लीजिए और आप उसे रिस्टोर कर दीजिए। डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, कई चीज़ें ईजी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पता करना कि कितने दिन तक कौन सी फाइल बैकडअप रही, क्योंकि मल्टीपल बैकडअप चीज़ें उसमें रह सकती हैं। तो जो लेकिन डिफरेंशियल बैकअप में एक प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल बैकअप क्या है कि उसमें क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, और जिसमें बैकअप करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मालूम पड़ा आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, आप 14वें दिन जो है बैकअप लेने का टाइम ज़्यादा होगा बनस्पति फर्स्ट डे। इंक्रीमेंटल बैकअप में तकरीबन उतना टाइम होगा क्योंकि रोज़ का जो इंक्रीमेंट हुआ वो यूज़ कर रहा है। बट डिफरेंशियल बैकअप में पहले दिन जो चेंज हुए, दूसरे फाइल नंबर 1 2 2 3 3 4, अगर पहले दिन 1 2 फाइल नंबर 1 2 चेंज हुई है, दूसरे दिन 2 3, तीसरे दिन 3 4, चौथे दिन 4 5, पाँचवें दिन हर दिन 2 फाइल्स चेंज हो रही हैं सपोज थोड़ी देर के लिए। तो सातवें दिन डिफरेंशियल बैकअप में 14 फाइल होंगी, जबकि इंक्रीमेंटल बैकअप में हर दिन 2 फाइल बैकअप करनी होंगी। तो डिफरेंशियल बैकअप में 14 फाइल्स को 7वें दिन बैकअप करना काफ़ी टाइम लगेगा, जब 14वें दिन 28 फाइल्स बैकअप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर दिन की 2 फाइल्स जो चेंजेस हो रही हैं उसे बैकअप करना है। तो कम्युलेटिव वर्क डिफरेंशियल बैकअप में काफ़ी बढ़ जाता है। तो डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है कि जो ऐसा होता है कि आर्काइव बिट कहते हैं। आर्काइव बिट का मतलब ये होता है कि अगर फाइल में आर्काइव बिट लगा हुआ है तो इसका मतलब उसे फिर से आर्काइव करना है, और आर्काइव बिट नहीं लगा हुआ है तो उसे आर्काइव नहीं करना है। तो इंक्रीमेंटल बैकअप में पहले दिन जो फाइल नंबर 1 और 2 थी, क्योंकि 2 फाइल चेंजेस हुए थे, फुल बैकअप ले लिया, उसके बाद 2 फाइल चेंज हुए डे नंबर 1 में, तो आर्काइव बिट हट जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल बैकअप में आर्काइव बिट नहीं हटेगा, उसमें वो 2 फाइल फिर से बैकअप करनी है। तो हर दिन जो फाइल में चेंजेस आ गए बैकअप लेते ही आर्काइव बिट इंक्रीमेंटल बैकअप में हट जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल बैकअप में आर्काइव बिट नहीं हटेगा, तो उनको फिर से आर्काइव करना पड़ेगा हमें या बैकअप लेना पड़ेगा।
डिफरेंशियल बैकअप में। तो डिफरेंशियल बैकअप्स कम्युलेटिव हैं और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें सारे चेंजेस इंक्लूड होते हैं। तो लेकिन रेस्टोरेशन जो है वो ईजी होता है कि पहला और लास्ट आप ले लो और कर लो, लेकिन स्पेस ज़्यादा होती है। तो आज की डेट में इंक्रीमेंटल बैकअप यूज़ होता है, नॉर्मल बैकअप यूज़ होता है। उसके बाद है डेली कॉपी बैकअप। डेली कॉपी बैकअप में क्या है कि डेली की मॉडिफाइड फाइल जो है आप उसका बैकअप ले लें। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक नॉर्मल तरीके से अगर डेली कॉपी बैकअप आप देखो तो आपके पास कंप्यूटर है, आपने जो फाइल्स में काम किया उसका एक बैकअप ले लेते हो। तो उसमें ऐसा है जैसे कॉपी बैकअप है, उसमें क्या होता है कि आर्काइव बिट नहीं हटती। जैसे आपका नॉर्मल बैकअप है, अगर नॉर्मल बैकअप आप ले रहे हो तो आर्काइव बिट हट जाएगी हर फाइल्स के आगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अब इसका बैकअप नहीं लेना है। कॉपी बैकअप में क्या है, अगर आप कॉपी बैकअप ले रहे हो तो आर्काइव बिट नहीं हटेगी कॉपी बैकअप में, क्योंकि नॉर्मल बैकअप उसका फिर से उसका आर्काइव वो जब बैकअप होगा तब आर्काइव बिट हटेगी। तो इस तरह डेली कॉपी बैकअप में क्या होता है, आर्काइव बिट नहीं हटती है, आप कॉपी ले लो, कॉपी लेने के बाद जो नॉर्मल बैकअप ले रहा है वो उसको कॉपी ले सकता है। तो आर्काइव बिट हटने का मतलब ये है, आर्काइव बिट हट गई तो इसका मतलब उसको आर्काइव नहीं करना, आर्काइव बिट रही तो इसका मतलब उसको आर्काइव करना है। तो कॉपी बैकअप में आर्काइव बिट नहीं हटती है। नॉर्मल बैकअप लगोगे आर्काइव बिट हट जाएगी, यानी कि फिर उसके बाद उसका बैकअप नहीं लेगा सिस्टम। और डेली कॉपी बैकअप में भी ऐसे ही होता है। इसी तरह से डिफरेंशियल बैकअप में होता है, उसमें क्या है फिर से आपको कॉपी लेनी होती है हर डे की, तो आर्काइव बिट नहीं हटती। तो ये था हमारा स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज़। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज़ में 5 हमने बैकअप मेथड्स पढ़ी, और यही बैकअप मेथड्स यूज़ होती हैं, जिसमें नॉर्मल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेली कॉपी बैकअप नॉर्मल कोई भी आदमी जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करता है वो करके जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क स्टोरेज। तो नेटवर्क स्टोरेज क्या होता है कि अब मालूम पड़ा आपके पास डेटाबेस बहुत छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक नई कंपनी लॉन्च हुई, आप मार्क जुकरबर्ग हो और एक छोटी सी डॉर्मेट्री में एक फेसबुक स्टार्ट करते हो। आज की डेट में आपके पास बहुत कम डेटा होता है, आपके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं वही फेसबुक का यूज़ कर रहे होते हैं, 10 लोग फेसबुक का यूज़ कर रहे होते हैं, 20 लोग फेसबुक का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक आपका फेसबुक हिट हो जाता है और धीरे धीरे फेसबुक बढ़ता चला जाता है, और ऐसा होता है कि एक दिन में $100 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन होती है। आज हिंदुस्तान की पूरी GDP $1900 बिलियन है, यानी कि अगर हिंदुस्तान पूरा साल भर जो कमाता है $1900 बिलियन, और एक कंपनी फेसबुक आज की डेट में $100 बिलियन के उसका वैल्यूएशन है। तो जो पहले छोटी कंपनी होती है और आपके पास आप स्टोरेज नॉर्मल डेटा आते हैं, नॉर्मल पिक्चर्स आते हैं, आप स्टोर कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हिट होता जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी से वो दूसरी यूनिवर्सिटी में बढ़ता है, तीसरी यूनिवर्सिटी में बढ़ता है, उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आपके पास फंड्स आते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि जितना ज़्यादा स्टोरेज, जितना ज़्यादा ये नेटवर्किंग चलेगी, सोशल साइट हिट हो जाती है, उतना ज़्यादा इसमें एडवर्टीज़मेंट और दूसरी तरीके से आपके पास पैसा आएगा। आप उस पैसा आना भी लगता है और आप उस पैसे को लगाने लगते हो डेटा सेंटर्स में। फेसबुक और गूगल के पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं और उसमें लाखों के हिसाब से हार्ड डिस्क हैं। तो जब डेटा सेंटर छोटा होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब डेटा सेंटर बड़ा होता जाता है तो नेटवर्क स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। तो नेटवर्क स्टोरेज एक स्ट्रेटेजी है बेसिकली। तो उसमें 3 टाइप की नेटवर्क स्टोरेज है, सैन, नैस और डैस। तो सैन और नैस हमारे स्टडी में दिया हुआ है, डैस नहीं दिया हुआ है। डैस भी हम पढ़ लेंगे। जो सैन जो है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क उसे कह सकते हैं, और नैस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, और डैश डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज है। तो बेसिकली जो आपका डैश अलग चीज़ है, सैन और नैस जो है वो अलग चीज़ है। सैन और नैस तकरीबन एक चीज़ है, एक ही चीज़ है। हमारे स्टडी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है, मैं उसे इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। नैस और सैन को सबसे पहले हम डैश समझ लेते हैं। डैश में क्या होता है कि सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के साथ स्टोरेज होती है, यानी कि सर्वर नंबर 1 के साथ स्टोरेज नंबर 1 है, सर्वर नंबर 2 के साथ स्टोरेज नंबर 2 है, सर्वर नंबर 3 के साथ स्टोरेज नंबर 3 है। इसी और डायरेक्ट
हर सर्वर के अंदर एप्लीकेशन होगा, हर सर्वर अपनी स्टोरेज को मैनेज कर रहा होगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, यानी कि सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस है स्टोरेज का, तो डैश कहते हैं इसे। तो यानी कि सर्वर को अगर स्टोरेज का डायरेक्ट एक्सेस है, यानी कि तो उसे डैश कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब फेसबुक जो है आपका बढ़ गया है, आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे थे उसमें, उसके अलावा आप एक और बिल्डिंग हायर कर लेते हो, वहाँ पर अलग स्टोरेज रख लेते हो, वहाँ पर एक और सर्वर क्रिएट कर लेते हो, तो 2 पैरेलल स्टोरेज हो जाते हैं आपके पास। एक स्टोरेज आपकी पहली बिल्डिंग में और दूसरा स्टोरेज दूसरी बिल्डिंग में, और 2 सर्वर और 2 स्टोरेज हो जाते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग में सर्वर नंबर 1 स्टोरेज नंबर 1, सेकंड बिल्डिंग में स्टोरेज नंबर 2 सर्वर नंबर 2। फिर और बढ़ता है तो तीसरी बिल्डिंग आपको चाहिए होती है जहाँ पर सर्वर नंबर 3 और स्टोरेज नंबर 3 आप होता है। ये स्टोरेज आपस में लिंक है, लेकिन अगर सर्वर नंबर 2 खराब हो गया तो स्टोरेज नंबर 2 से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डैश में डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका स्टोरेज और बढ़ता जाता है, आपके पास 50 सर्वर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 50 बिल्डिंग हो जाती है, 50 सर्वर होते हैं, 50 स्टोरेज होते हैं, और सर्वर नंबर 1 सर्वर स्टोरेज नंबर 1 को कर रहा होता है, सर्वर नंबर 2 स्टोरेज नंबर 2 को, सर्वर नंबर 3 स्टोरेज नंबर 3 को। जब भी मालूम पड़ा मेरे फ्रेंड्स 5 कॉलेज में हैं और 5 कॉलेज का डेटा अलग अलग सर्वर में है, और मैं उनको पोस्ट करता हूँ तो 5 सर्वर एक दूसरे से लिंक बनाते हैं। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन टाइम बढ़ता जाता है, कई नेटवर्क थ्रूपुट बढ़ता जाता है, यानी कि एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि पर्टिकुलरली जब लोग बढ़ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जो सिटीज़ में, जो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं और उनके पास अलग अलग जगह से वो अपने पोस्ट डाल रहे होते हैं फेसबुक में। तो ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज में ये टिपिकल प्रॉब्लम्स है। जब एक लिमिट से ज़्यादा आपका सिस्टम बढ़ जाता है तो फिर हम सैन या नैस रखते हैं। तो सबसे पहले नैस को पढ़ लेते हैं। नैस है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक स्टोरेज सर्वर होता है, उसमें सारी चीज़ स्टोर कर दी जाती है, और उस प्रोसेसिंग सर्वर उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी नंबर 1 है तो उसके पास, या सिटी नंबर 1 है, अब हम कहते हैं फेसबुक और बढ़ गया, तो सिटी नंबर 1 में सर्वर नंबर 1 है, सिटी नंबर 2 में सर्वर नंबर 2 है, सिटी नंबर 3 में सर्वर नंबर 3 है। ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जो उसकी फेसबुक की वो डेटा सेंटर है वो एक ही जगह पर है। मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो सेंटर एक ही जगह पर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टोरेज सर्वर जो है, एक स्टोरेज सर्वर होता है, उसका हम बैकअप भी ले लेते हैं, ताकि वो स्टोरेज सर्वर फेल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर सर्वर नंबर 1 फेल हो गया तो कोई फ़र्क नहीं, सर्वर नंबर 2 फेल हो गया तो कोई फ़र्क नहीं, सर्वर नंबर 3 फेल हो गया तो कोई फ़र्क नहीं, सर्वर नंबर 3 को सारा डेटा मिलेगा, क्योंकि उसे एक ही स्टोरेज सर्वर के साथ अटैच हो जाएगा। तो यानी कि हर सर्वर स्टोरेज सर्वर से अटैच्ड है, और वही सेंट्रलाइज स्टोरेज सर्वर से अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि सर्वर स्टोरेज पहले सर्वर को कांटेक्ट कर रहा है, स्टोरेज 1 पे सर्वर 1 को कांटेक्ट कर रहा है, फिर सर्वर 2 को कांटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। स्टोरेज सर्वर जो है उसमें सब कुछ स्टोर रखने के लिए और सारे सर्वर्स को वो कांटेक्ट कर रहा है। यानी कि एक स्पेशलाइज्ड आदमी आपने रख दिया है स्टोरेज सर्वर नाम का, उसका काम स्टोरेज का ही है, और वो हर चीज़ स्टोर कर रहा है। सीडी में स्टोर, डीवीडी, हार्ड डिस्क हैं, वो स्टोर कर रहा है, और जब जो सर्वर डिमांड कर रहा है उसको वो डेटा भेजता जा रहा है, और वो प्रोसेस करके आगे भेजता जा रहा है। तो ये जो है हमारा नेस है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप होता है स्टोरेज के साथ, मतलब हर सर्वर का आपस में नहीं, लेकिन हर सर्वर का स्टोरेज सर्वर के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। तो ये बेसिकली जो है नेस है। अब थोड़ा और हाई स्पीड हमें वो की ज़रूरत पड़ी तो हम सैन नेटवर्क लिए हैं। सैन नेटवर्क सेम होता है, बस उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं। यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज में अगर कोई स्टोरेज एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट करना है तो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए या हाई स्पीड कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, ताकि आप और फास्ट हो जाए।
तो ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है ब्रॉडली। तो अगर स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स के बारे में पढ़ें तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स आज का जनरली यूज़ होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क होता है जो कि डेडिकेटेड नेटवर्क होता है, बहुत फास्ट नेटवर्क होता है, ये सर्वर से कनेक्टेड होता है, इसमें मल्टीपल स्विचेस यूज़ होते हैं। तो ये क्या है कि बहुत स्पीडी नेटवर्क है, बहुत रिलायबल है, बहुत स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब जैसे जैसे यूज़र की डिमांड आती है बढ़ता चला जाता है। बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या होता है कि एक पूरे 10,000 15,000 हार्ड डिस्क का पूरा एक लाइब्रेरी हर दिन आ रही होती है। तो ये बहुत स्केलेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा स्टोरेज ऐड किए जा सकते हैं और कोई ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, उसमें अगर एक हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो इमीडिएटली पता चल जाता है SNMP प्रोटोकॉल्स के थ्रू या और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कि हार्ड डिस्क होगी। आदमी वहाँ जाता है और उसको हार्ड डिस्क लेकर वहाँ पर पहुँचना होता है। हार्ड डिस्क भी पास ही में पड़ी होती है, उसको पता चल जाता है 1 मिनट 1.5 मिनट में वो वहाँ पहुँचता है और कुछ ही सेकंड्स में उस हार्ड डिस्क को लगा लेता है, क्योंकि ईजिली निकालना होता है। तो ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के बिना इसको हार्ड डिस्क को लगाया जा सकता है। इसमें क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ स्विचेस, राउटर्स, अरेज अवेलेबल होता है वेंडर से जो इस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। और बेसिकली लार्ज डेटा होता है, मल्टीपल स्पैन डिस्क होती हैं और इतना ही नहीं, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, मतलब किलोमीटर्स फाइबर ऑप्टिक केबल से स्पीडीली कम्युनिकेट होता है, हाईली रोबस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो फाइबर केबल है। कई बार क्या होता है गीगाबिट ईथरनेट स्विचेस भी यूज़ किए जाते हैं फाइबर ऑप्टिक के अल्टरनेटिव, लेकिन बेसिकली सैन नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही यूज़ किए जाएंगे या ऐसी चीज़ की जाएगी जो उसके स्पीड के कंपेरेबल है। क्योंकि स्विचेस जो ये है जो है कम से कम नंबर ऑफ गीगाबाइट्स की स्पीड में काम करेंगे। मतलब पूरा एक नेटवर्क होता है जी। ऐसा होता है कि वो एक नेटवर्क है अपने राइट में। अगर आप कहेंगे कि हार्ड डिस्क लगी हुई है कोई छोटी मोटी चीज़ है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कहीं पर एक तो ये सर्वर लगे हुए हैं, छोटी सी चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो अपने आप में एक नेटवर्क है, इसीलिए उसे जो है नेटवर्क स्टोरेज को एक स्पेसिफिक चीज़ की तरह हैंडल किया जाता है। तो उसमें क्या अपना मैनेजमेंट है, हार्डवेयर मैनेजमेंट अलग है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट अलग है, लैन मैनेजमेंट अलग है, आपकी लाइंस मैनेजमेंट अलग है, केबलिंग मैनेजमेंट अलग है, उसमें पूरा सारी चीज़, एक्सेस प्रिविलेजेस अलग हैं, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किए जाते हैं कि सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। ये सब चीज़ स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स में होती है। स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलरली स्टोरेज का स्पेशलाइजेशन स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स या नेटवर्क अटैच स्टोरेज में या आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज में दिखता है हमें। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज तो अगर हम सम अप करें, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज जो है बहुत छोटी चीज़ है, मींस और एक तरह से ऑब्सलीट है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, सर्वर स्टोरेज के साथ लिंक होता है, हर सर्वर अपने स्टोरेज के साथ लिंक होता है, हर सर्वर अपने स्टोरेज को मैनेज कर रहा होता है। जो आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज में सिचुएशन चेंज हो जाती है, स्टोरेज सर्वर एक हो जाता है, एक स्टोरेज सर्वर होता है और वो उसके साथ नॉर्मल प्रोसेसिंग सर्वर्स अटैच्ड होते हैं। स्टोरेज सर्वर में सब कुछ रखा जाता है, सारा स्टोरेज वहीं किया जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है स्टोरेज का। तो आज हमने पढ़ा बैकअप स्ट्रेटजीज और नेटवर्क स्टोरेज, जिसमें स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, हम 3 चीज़ पढ़ा। इन केस ऑफ एनी फीडबैक फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट 9899123008। थैंक्स।